हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम क्लासेस। आई एम एजाज सर और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी रही होगी। तो हम यहाँ पे बेटा डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने दो मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। तो कल कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे, आज हम और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल तक हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आंसर टाइप। कोई डिटेल्ड यहाँ पे कोई डिटेल्ड हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर टाइप जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे, जो दो मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम क्लास 11th की केमिस्ट्री के दो मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है इस सीरीज का, तो वो जाइएगा प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा और वो पहले 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद यहां क्वेश्चन नंबर 16 से हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम विद एग्जांपल्स। देखिए बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। दो मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन सिस्टम। देखो मेरा बच्चा, सपोज करते हैं, इधर देखिए, सपोज करते हैं ये एक बीकर है, इट इज एन ओपन बीकर, और मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए वाटर है, और सपोज करते हैं इसमें हमने रखा गर्म पानी, हॉट वाटर, इट इज हॉट वाटर। अब देख लीजिएगा, ये जो यहां इसकी बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज अलाउइंग हीट टू कम आउट ऑफ द सिस्टम एंड दिस में अलो द हीट टू कम या टू गो इनसाइड द सिस्टम। दैट मीन्स इट इज डायथर्मिक बाउंड्री। क्योंकि आपको मालूम है बाउंड्री दो तरह की होती है। एक वो बाउंड्री होती है, एक वो वॉल होती है जो हीट को एलो करती है, एक वो वॉल या वो बाउंड्री होती है जो हीट को एलो नहीं करती है। एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा वॉल जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, उसको डायथर्मिक वॉल या डायथर्मिक बाउंड्री कहते हैं। और एक ऐसा वॉल और एक ऐसी बाउंड्री जो हीट को एलो नहीं करेगी, उसको एडियाबैटिक बाउंड्री कहते हैं। यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? इट इज अ डायथर्मिक बाउंड्री। दैट मीन्स ये हीट ट्रांसफर एलो करेगा। और तो और बेटा, इट इज कंप्लीटली ओपन इन कंटैक्ट विद एयर। ठीक है ना? अब क्या होगा, जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर्स हैं, वो बेटा सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में चले जाएंगे। और बेटा यहां जो सिस्टम के अंदर हीट कंटेंट है वो आउट ऑफ द सिस्टम भी आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो सिस्टम आपके सामने हमने बना लिया, ये सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ मैटर, मास, मॉलिक्यूल्स को भी एक्सचेंज करता है और बेटा ये एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है। आप ऐसे समझ लीजिएगा, एक गिलास है, इसमें गर्म पानी है, और आपको मालूम है 10-15 मिनट के बाद ये जो गिलास है ये बहुत ठंडा होता है। इसका मतलब ये है कि गिलास के अंदर जो थर्मल एनर्जी थी, जो हीट थी, वो बाहर निकल गई है, एक्सचेंज हो गई है सराउंडिंग्स के साथ। एट द सेम टाइम जब वो गर्म पानी से वेपर्स निकलते थे, तो वो वेपर्स क्या है? वो मास है, वो मॉलिक्यूल्स है। तो मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा, जो सराउंडिंग्स के साथ मैटर भी एक्सचेंज करेगा, उनको हम कहते हैं ओपन सिस्टम्स। तो यहां पे डेफिनेशन नोट कर लो, इधर देखो बच्चा मेरा। द टाइप ऑफ सिस्टम वेयर बोथ मास एंड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग्स, that's called as open system. For example, boiled water in open vessel. अगर गर्म पानी एक ओपन वेसल में रखेंगे तो that system is open system. या open cup of tea. ये लीजिए, ये एक कप है, इसके अंदर आपने चाय भर दी है, it is an open cup of tea, so it is an open system.
ओपन कंटेनर, ओपन वेसल, प्लांट्स ओपन सिस्टम, एनिमल्स ओपन सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओपन सिस्टम, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं, मैटर भी एक्सचेंज करते हैं। आई बात समझ में? तो ये था ओपन सिस्टम। अब दूसरा जो सिस्टम है हमारा, दैट इज द क्लोज्ड सिस्टम। ये देखो, दैट इज द क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? ये देखो, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर कोई गैस है, और मान लीजिए ये जो बाउंड्री है इट इज डाइथर्मिक बाउंड्री। डाइथर्मिक बाउंड्री का मतलब यहां सिस्टम के बाहर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, यानी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन दिस इज ए क्लोज्ड सिस्टम, यहां से बाहर मास तो नहीं आ सकता है। क्या मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे? नहीं ना आ सकते। क्या मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं? नहीं ना जा सकते हैं। हां, जो एनर्जी है, हीट है, उसका ट्रांसफर हो सकता है। आप ऐसे मान लीजिए, एक गिलास लिया, उसमें गर्म पानी है, लेकिन ऊपर से उसके ऊपर एक ढक्कन रख लिया, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते, लेकिन गिलास कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा। मतलब हीट का ट्रांसफर बाहर हो गया है, लेकिन मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल आए हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जिसमें सिर्फ हीट का ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। जैसे क्लोज्ड वेसल है, क्लोज्ड गिलास है, या क्लोज्ड कोई भी कंटेनर है, उनको हम क्लोज्ड सिस्टम्स कहेंगे। तो यहां पे आपके सामने डेफिनेशन है, द टाइप ऑफ सिस्टम वेयर ओनली हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग्स बट देयर इज नो मास ट्रांसफर, दैट आर कॉल्ड एज दी क्लोज्ड सिस्टम्स। ठीक है बच्चा? अब अगर ऐसा हुआ, ऐसे समझ लो मेरा बच्चा, अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए इसके अंदर कोई गैस है, ये देखो इसके अंदर कोई गैस है, लेकिन ये जो बाउंड्री है इट इज एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री बड़ी खतरनाक बाउंड्री है। एडियाबैटिक बाउंड्री जो होती है ये बाहर एनर्जी नहीं एलो करेगा, ये हीट का ट्रांसफर नहीं होने देगा, और न यहां पे मास ही एक्सचेंज हो सकता है, यानी दोनों चीजें नहीं। न तो बेटा मास का एक्सचेंज होगा, न तो हीट का एक्सचेंज होगा, न हीट ट्रांसफर होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, न मास ट्रांसफर होगा। ऐसे सिस्टम्स को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपके घर में थर्मस फ्लास्क होता है, आप उसके अंदर पानी रख लेते हो, तो न तो वहां से मास वेपर्स बाहर आएंगे, न तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जरा मुझे बताएं। द टाइप ऑफ सिस्टम वेयर नीदर हीट ट्रांसफर नॉर मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड वाटर इन थर्मस फ्लास्क। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने तीन सिस्टम्स पढ़े। ओपन सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा, क्लोज्ड सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना मास का ट्रांसफर होगा। अब आपके लिए मुझे एक सवाल है, जरा मुझे बताइए, ये जो यूनिवर्स होती है, ये जो कायनात है, ये जो हमारा गोला है कायनात, बताओ क्या कायनात ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, या ये आइसोलेटेड सिस्टम है? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा कि यूनिवर्स खुद क्या है, क्या ये ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, गिव एग्जांपल्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन होती है? देखो बेटा, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी, जो साइज पे डिपेंड करेगी, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है मास, हमारे पास है वॉल्यूम, हमारे पास है इंटरनल एनर्जी, हमारे पास है एंथैल्पी, हमारे पास है एंट्रोपी। ठीक है, एंथैल्पी दो बार आया है। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिएगा बेटा, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इसके अंदर गैस है। समझना बात को, ये जो गैस है ना,
इन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जो सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज है किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की, जो टोटल एनर्जी है, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब याद रखना, अगर इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए 1 मोल है, सपोज इंटरनल एनर्जी इज E1। अब अगर इस सिस्टम के अंदर बेटा 2 मोल है, तो बताओ क्या इंटरनल एनर्जी बराबर E1 ही होगी कि डिफरेंट होगी? कॉमन सेंस है। जब इस सिस्टम के अंदर 1 मोल था तो वहां पे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन अगर 2 मोल्स हैं तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना? दैट मीन्स सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, वो डिपेंड करता है अमाउंट पे, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो हम कहेंगे जो इंटरनल एनर्जी है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो याद रखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज होती है जो अमाउंट पे, क्वांटिटी पे, साइज पे डिपेंड करेगी। और इनमें से मैंने एग्जांपल्स भी दी, जैसे हमारे पास है मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। और आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए मोल जो है, मोल क्या मोल बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताइए। तो यहां पे डेफिनेशन है, क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? इधर देखो, व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? Those properties which depends upon the amount of substance या size of system are called extensive properties. These are additive in nature. obvious बात है, ये additive यानी इनको ऐड कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 10 ml प्लस 10 ml हो गया 20 ml। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एनर्जी 20 जूल प्लस 20 जूल हो गया 40 जूल्स। यानी ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है हम इनको ऐड कर सकते हैं। आई बात समझ में? नाउ इसके बाद हमारे पास है एक और प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है समझ लो, बात को समझना मेरा बच्चा। इधर देखो, सपोज करते हैं ये एक आयरन की रॉड है, इधर देखो ये एक आयरन की रॉड है और इस आयरन की रॉड का टेंपरेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर लूं, 2 इक्वल पार्ट्स, बताइए इन पार्ट्स का टेंपरेचर कितना होगा? इसका कितना होगा, इसका कितना होगा? मैंने 2 इक्वल पार्ट्स किए, मान लीजिए ये आयरन रॉड है, इसका टेंपरेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने 2 हिस्से किए इसको। अब बताइए इन अलग अलग 2 हिस्सों का टेंपरेचर कितना होगा? 50-50 होगा? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको डिवाइड करोगे? नो, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब यहां साइज पे मैटर नहीं करता है, जो टेंपरेचर है वो साइज पे मैटर डिपेंड नहीं करता है। यहां पे देखिए ना, आपने साइज को मतलब इसके साइज को हाफ किया, ऐसे देखिए आपने 2 हिस्से किए, फिर भी हर एक हिस्से का टेंपरेचर बराबर है। मतलब टेंपरेचर जो है वो अमाउंट पे, क्वांटिटी पे, वो बेटा साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा एक बात सुनो, सपोज हमने पानी उबालना है, पानी को गर्म करना है, हमने एक बीकर में 1 kg पानी लिया, दूसरे बीकर में 2 kg पानी लिया, तो बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? 1 kg वाले का कितना आएगा, 2 kg वाले का कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या ऐसा होता है कि 1 kg पानी जिसमें होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा, जिसमें 2 kg है उसमें 200 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अमाउंट, क्वांटिटी, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो वो प्रॉपर्टीज, those properties which does not depend upon the amount or size of system, however depends upon the nature of substance, are called intensive properties. इनको ऐड नहीं कर सकते, आप समझ गए? इनको आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये एक रॉड, इधर देखो मेरे पास है एक रॉड, ये एक और रॉड, इसका 100 डिग्री मान लीजिए टेम्परेचर, इसका भी 100 डिग्री। अगर इन दोनों को ज्वाइन करवाएं ऐसे, क्या वो 200 डिग्री होता है? नो, ऐसा नहीं होता है, टेंपरेचर तब भी 100 डिग्री होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो याद रखिएगा,
जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो साइज पे, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि नेचर पे डिपेंड करती है, और ये नॉन एडिटिव होते हैं, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। और कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे दी। ये बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन SO2? देखो बेटा, आपको यहां पे दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में आपको देखना है सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। इट इज वेरी सिंपल। जब भी आपको किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, जैसे सपोज मुझे सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, मुझे देखना है इसके अंदर सल्फर का कितना मास प्रेजेंट है। जरा बताइए कितना होगा। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32U। अच्छा, O2 का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, तो O2 का कितना हो गया? 32U। तो सल्फर डाइऑक्साइड का टोटल मास कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास? दैट इज 32 प्लस 32 हो गया 64U। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो आपके पास SO2 है, इस SO2 मॉलिक्यूल में सल्फर, मुझे बताइए सल्फर का कितना मास है? 32U, है कि नहीं? अच्छा बताइए, इस मॉलिक्यूल का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है? इट इज 64U। इसको मल्टीप्लाई करना है 100, तो ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 1 जा, ये हो गया 250 जा। तो दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ सल्फर जो है दैट इज 50%। सो सिंपल। जब भी आपको, जैसे अगर आपके पास है मीथेन, आपको कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो देखो पहले इस मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है। कार्बन हो गया 12, 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, तो इज इक्वल टू 16। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी आएगी? सो परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू, कार्बन का कितना मास है? 12U अपॉन टोटल कितना है? 16U, मल्टीप्लाई करो 100। इट्स वेरी सिंपल। समझ रहे हो ना। तो जब भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी होगी तो इस तरह से आप आंसर करो। जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है ना, उसका मास देखो उस कंपाउंड में कितना है, डिवाइड करो टोटल मास कितना है कंपाउंड का, यानी मॉलिक्यूलर मास क्या है उसका, मल्टीप्लाई करो 100, तो परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। What is pH and pOH? How they are related? So pH क्या होता है? अरे सिंपल तो है। ये देखो, मान लीजिए ये हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, ये एक सॉल्यूशन बना लिया हमने, याद रखिएगा। ये जो सॉल्यूशन है, सपोज करते हैं इसके अंदर जो H+ की कंसंट्रेशन है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं H+ की कंसंट्रेशन, और इसके अंदर जो OH- की कंसंट्रेशन है, मैं ऐसे OH- इन स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करता हूं। ये देख लीजिए, सपोज दिस रिप्रेजेंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन, दिस रिप्रेजेंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH- इन सॉल्यूशन। सिंपल एंड प्योर मैथमेटिकल, प्योर मैथमेटिकल। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, याद रखो, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो H+ की कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, उसको सिंपली नेगेटिव लॉग अप्लाई करो तो आपको निकल आएगा pH। सो व्हाट इज pH? इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ऑल्दो इट इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, मैं सिर्फ आपको बोर्ड स्पेसिफिक अभी बता रहा हूं, टर्म क्वेश्चन आंसर टाइप जो आप बोर्ड में लिखोगे। ठीक है, तो अगर आपको डिफाइन करना होगा pH, सो व्हाट इज pH? जरा मुझे बताएं आप, What is pH? pH क्या होता है? pH is defined as the negative logarithm of H+ concentration। ठीक है, या बेटा pH को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H3O+ कंसंट्रेशन। अब याद रखिए, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर H+ को प्रोवाइड करता है और बना देता है H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन है। अब बात को समझो, अब जितनी H+ की कंसंट्रेशन है, कॉमन सेंस है, उतनी ही हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपको मिलेगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसीलिए या तो आप pH डिफाइन करो नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन,
और बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए अगर बेटा हमें POH डिफाइन करना है तो POH क्या होता है? POH का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस की जो कंसंट्रेशन होगी आप उसको नेगेटिव लॉगरिथम अप्लाई करके POH निकाल सकते हो। तो दो टर्म्स आप याद रखो, pH is negative log of H plus concentration and POH is negative log of OH minus concentration। आई बात समझ में? तो ये आप कल को डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलो मैं यहां पे एक क्वेश्चन से समझाता हूं, एक सेकंड। देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। व्हाट इज pH? pH is defined as negative logarithm of H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, इसी तरह से POH डिफाइन करना है, सो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन है 10 टू दी पावर -3 मोलर। आप बताओ इसका pH कितना होगा? pH विल बी सिंपली नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन, वो कितनी है? 10 टू दी पावर -3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका pH निकल आएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इन डेफिनेशंस को याद कीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको H प्लस की कंसंट्रेशन गिवन होगी, आपको पूछा जाएगा कि आप POH निकालो। ऑल्दो इट इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, इसमें एक हफ्ता लगता है पढ़ाने में, लेकिन मैं सिंपल और बेसिक और ल्यूसिड लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि कल आपको बोर्ड एग्जाम में क्या जरूरत पड़ सकता है। एंड एक इक्वेशन याद रखो, किसी भी सॉल्यूशन का जो pH प्लस POH होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 14। ये देखिए, दैट इज इक्वल टू 14। सो याद रखिए इस इक्वेशन को, pH प्लस POH इट इज इक्वल टू 14। तो अगर आपको बेटा इन दोनों में से कुछ पता है, सपोज pH अगर निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, इस तरह से। और अगर आपको POH निकालना होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 14 माइनस pH। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए pH निकालना है तो इसको यहां भेजो, तो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, और अगर POH निकालना है दैट विल बी 14 माइनस pH। सो दिस इज pH एंड POH। आई बात समझ में? Now one more question is define internal energy। ये देख लीजिएगा, define internal energy how it is related to enthalpy। देखो internal energy का मतलब क्या होता है, बात सिंपल है। अगर हम कोई सिस्टम लेंगे, सपोज करते हैं ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर गैस है, ये लीजिए ये गैस है, सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स की दो तरह की एनर्जीज होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। आपको मालूम है, देखिए ये जो सिस्टम मैंने आपके सामने दे दिया, ये जो सिस्टम आपके सामने है, इस सिस्टम के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स की दो तरह की एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी और क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में आपको मालूम है एक तो होती है ट्रांसलेशनल मोशन यानी ट्रांसलेशनल एनर्जी, एक तो होती है रोटेशनल एनर्जी, एक तो होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। कि मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं, मॉलिक्यूल्स रोटेशनल मोशन भी करते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन भी करते हैं। तो इन तमाम एनर्जीज को काइनेटिक एनर्जी के अंडर कंसीडर किया जाता है। सो जो एनर्जी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हो गए उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नाउ ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में मान लीजिए बॉन्ड्स होते हैं,
वो जो बॉन्ड्स है दैट इज ऑल्सो अ फोर्स, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी। तो याद रखो, जो सिस्टम होता है, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के अंदर दो तरह की एनर्जीज होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक में ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। पोटेंशियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बेटा केमिकल बॉन्ड्स। तो अगर हम किसी सिस्टम के पार्टिकल्स की सारी एनर्जीज का सम करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जीज जितनी भी है, पोटेंशियल एनर्जीज जितनी भी है, उनका सम करेंगे, दिस सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज possessed by the system, possessed by the particles of the system, that is called as the internal energy. इस शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं। सो जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी क्या है? It encompasses all forms of energy associated with the molecules of a system. जो सिस्टम होता है, उसके जो एटम्स होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की तमाम तरह की एनर्जीज है, तमाम तरह की जो एनर्जीज है, उनका सम जो है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। आई बात समझ में? और मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने बोला ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स सच एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन है इसमें, आप जरा देखिए, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में क्या रिलेशन है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बेटा, जो आप याद रखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आप याद रखेंगे, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैं फिर से लिखता हूं, ये क्लियरली नहीं आ गया है यहां पे, मैं फिर से लिखता हूं इसको। ये देखो बेटा, जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इन थर्मोडायनेमिक्स। ये देखो, ये मैंने यहां पे हाईलाइट किया। इसमें आपको पता है, जो डेल्टा एच है, इट इज एंथैल्पी चेंज, जो डेल्टा यू है, इट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, जो आर है, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो टी है, ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, और जो डेल्टा एन जी है, जो डेल्टा एन जी है, ये रिप्रेजेंट करता है एनपी माइनस एनआर। इसका मतलब अगर आप रिएक्शन कोई कर रहे हो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, सपोज रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स कितने? एनआर, और प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितने? एनपी। तो प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल्स कितने? माइनस ऑफ रिएक्टेंट साइड में गैसियस मोल्स कितने? दैट विल गिव यू डेल्टा एन जी। आप समझ गए ना मेरी बात को? यानी कोई रिएक्शन कर रहे हो, प्रोडक्ट साइड में भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोडक्ट साइड में भी आपके गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट साइड में भी गैसियस हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स है गैसियस, माइनस करो रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स है गैसियस, वो आपको वहां पे क्या देगा? डेल्टा एन जी। समझ गए? तो चलिए ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? गिव एग्जांपल्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स आप हमें दे दीजिए। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सबस्टेंस होता है, एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा जो खुद रिड्यूस हो जाएगा, जो खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ये एक ऐसी केमिकल स्पीशीज होती है, चाहे कोई एलिमेंट हो या कोई कंपाउंड हो, जिसकी खुद हो जाएगी रिडक्शन, लेकिन दूसरों की करेगा ऑक्सीडेशन। यानी खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक ऐसी केमिकल स्पीशीज जो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिडक्शन हो जाएगी,
दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है KMNO4। जो KMNO4 होता है ना, KMNO4 में जो मैग्नीज होता है, यह मैग्नीज होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और मैग्नीज की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होती है। अब ये +8 नहीं हो सकती, अब ये +9 नहीं हो सकती, अब ये +10 नहीं हो सकती। दैट मीन्स अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं होगा, इसका मतलब इसकी अब ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि इसकी रिडक्शन होगी। मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ये +6, ये +5, ये +2 में चेंज हो सकता है। मतलब इस KMNO4 में क्या हो सकता है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं होगी, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, लेकिन इस मैग्नीज में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो सकती है, +6, +5, +2। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें इसकी रिडक्शन हो सकती है। इसका मतलब यह हो गया जो KMNO4 है, इसकी ऑक्सीडेशन होना इंपॉसिबल है, यह ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बल्कि इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो खुद इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। जिसकी रिडक्शन होती है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बल्कि जिसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, वो एक्ट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखो, ऐसे KMNO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूं, यहां बॉक्स में रख लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है K2CR2O7। इसमें भी यही मसला है, जो क्रोमियम है ये ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये फर्दर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं कर सकता है, +7, +8, +9। नो, ऐसा नहीं कर सकता है ये। दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, लेकिन रिडक्शन तो हो सकती है ना, +6 से +3 में तो कन्वर्ट हो सकता है ना। दैट मीन्स इसकी हो जाएगी रिडक्शन। जिसकी होती है रिडक्शन, तो वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए। तो KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2CR2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से H2SO4, इसमें जो सल्फर है इट इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं हो सकती। देयरफॉर ये जो H2SO4 है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करेगा। आई बात समझ में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल स्पीशीज है जो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। खुद उनकी ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी, रिडक्शन हो जाएगी, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज व्हाट आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती है, एग्जांपल से समझाइए। देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एक की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, दूसरे की हो जाएगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाती है। कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, किसी का डिक्रीज होता है। तो फंडा यह है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसमें किसी की ऑक्सीडेशन होती है, किसी की रिडक्शन। लेकिन अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी, उसी एलिमेंट की रिडक्शन होगी, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मैं आपको यहां समझाता हूं। मैंने यहां पे आपको एक एग्जांपल दी है, इधर देखें आप। हमने आपके सामने एक एग्जांपल दी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है, एक तो यहां से वाटर निकलता है, एक तो यहां से O2 निकलता है। बैलेंस कीजिएगा खुद। अगर हम यहां देखेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ना, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की साइड में, इधर इस साइड में, यहां ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1, लेकिन यहां पे वाटर में ऑक्सीजन का चार्ज है -2
और O2 में चार्ज है 0। अब बात को ध्यान से समझिए। तो यहां अगर देखेंगे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो यहां से देखो -2 हो सकता है, यानी -1 से -2 चला गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स यहां हो गई इसकी रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगा दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर हम देखेंगे ना, यहां हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसका -1 -2 में चला जाता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। लेकिन एट द सेम टाइम यहां देखो, इधर यहां लेफ्ट साइड में -1, इधर ये पहुंच गया किधर 0। मतलब ये ऑक्सीजन का यहां पे है, ऑक्सीजन का यहां पे है -1 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में -2 भी है, प्रोडक्ट साइड में 0 भी है। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसकी रिडक्शन, और इसका इंक्रीज भी हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां सेम एलिमेंट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो गई और इसी की रिडक्शन हो गई। और ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो जाएगी उसी की रिडक्शन हो जाएगी। तो ये आपके सामने अब नोट है। A disproportionation reaction is a reaction in which the same species is simultaneously oxidized and reduced। यानी एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन उसी एलिमेंट की रिडक्शन। जैसे यहां पे आप देखो, यहां पे आप चेक करो इस रिएक्शन में, ये देखो यहां पे चेक करो, यहां ऑक्सीजन पे क्या है -1, यहां पे क्या हो गया -2, यहां पे क्या है 0। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो रहा है, इसका इंक्रीज भी हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन। तो ये एग्जांपल खुद से अब समझना। यहां फास्फोरस की लेफ्ट साइड में +1 लेकिन राइट साइड में -3 +3, यानी फास्फोरस की इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, ये ऑलरेडी मैंने किया है, अभी इसको मैं फिर से लिखता हूं। रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। सो रिमेंबर, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा NGRT। ये मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, मुझे यहां पे इसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। Now one more question is, what is the relation between delta G, delta S and delta H? Delta G is free energy change, delta S is entropy change, delta H is enthalpy change, and we have a very beautiful relation. Delta G equal to delta H minus T delta S. आपको पता है what is delta G? Free energy change, gives free energy change. Delta H is enthalpy change, delta S is एंट्रोपी चेंज। और यहां हमेशा 3 बातें याद रखना। अगर डेल्टा जी का वैल्यू आया नेगेटिव तो वो प्रोसेस या रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। और अगर कभी डेल्टा जी आया पॉजिटिव तो वो जो प्रोसेस होती है, वो जो रिएक्शन होती है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और अगर बेटा डेल्टा जी आया 0 तो वो जो रिएक्शन या वो जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में होती है। इन 3 पॉइंट्स को बेटा याद रखना, यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी 0 तो प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आपको मालूम होगा जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो केसी का यूज करते हैं, और अगर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर तो केपी का यूज करते हैं। अब एक रिएक्शन है हमारे पास, उसका हमारा केपी का वैल्यू है, क्या हम केसी का निकाल सकते हैं? केसी का वैल्यू गिवन है, क्या केपी का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल और ब्यूटीफुल इक्वेशन है, केपी equal to Kc into RT to the power delta Ng, where Kp is equilibrium constant in terms of partial pressure, Kc is equilibrium constant in terms of concentration, R तो पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
टी भी पता है, इट इज टेम्परेचर। और डेल्टा एन जी क्या होता है, अभी मैंने बोला डेल्टा एन जी इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, लेकिन गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि एनपी माइनस एन आर। तो आपको डेल्टा एनजी निकालना होगा, तो आसानी से आप केपी और केसी की रिलेशन निकाल सकते हो। नाउ वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स। ये देखो हमारे पास यहां पे एक कंपाउंड दिया गया है KMnO4, हमें अंडरलाइंड एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो ओवरऑल चार्ज इस पे कितना है, 0। आपको कहीं दिख नहीं रहा है कि ऊपर चार्ज है ही नहीं, मतलब है। तो पोटेशियम का चार्ज होता है 1 +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, प्लस मैग्नीज का निकालना है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं X, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली -2, मल्टीप्लाइड बाय यहां कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4, तो ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। नाउ इसको इक्वेट करेंगे 1 + x, प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 4 = 8, सो इक्वल टू 0। ये एक काटो, यहां से एक काटो, बनेगा x - 7 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू +7। तो इसका मतलब x विल बी इक्वल टू +7। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है, +7। चलो यहां करते हैं। देखो बेटा यहां पे दूसरा जो क्वेश्चन है, इधर देखो, ये जो दूसरा क्वेश्चन है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमें इसमें से निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पोटेशियम का कितना होता है, 1 +1, लेकिन यहां पे कितने हैं, 2, तो टोटल कितना आ गया, 2, प्लस क्रोमियम का निकालना है, लेकिन क्रोमियम 2 एटम्स है, तो हो गया 2x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, इंटू करेंगे 7, टोटल चार्ज अभी 0। तो जरा इसको करिए सॉल्व, ये आ जाएगा 2 + 2x, प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 7 हो गया 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ये 2 इसके साथ काटिएगा, ये निकलेगा 2x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 12/2, दिस विल बी इक्वल टू +6। कहने का मतलब ये है कि जो यहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +6। ठीक है, इसी तरह से H2SO4 हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होगा, तो यहां 2 हाइड्रोजन है, तो हो गया +2, यानी कि 2 प्लस सल्फर का निकालना है, हो गया x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, ऑक्सीजन है 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 + x, सो -2 × 4 हो गया -8 इक्वल टू 0। 2 उड़ा दो यहां से 8 से, तो आ जाएगा x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अच्छा यहां पे देखिए हमें नाइट्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का निकालना हो गया x, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू करो 3 इक्वल टू 0, तो वो आ जाएगा 1 + x, 2 3 = 6, -6 इज इक्वल टू 0। तो एक उड़ा दो, एक उड़ा दो, तो x - 5 इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू +5। कहने का मतलब यहां नाइट्रोजन का +5। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक तो आप मुझे यहां इस CCl4 में क्लोरीन की या ना कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दो, और इसमें से आप बेटा क्लोरीन की निकाल के दो। ये देखिए क्लोरीन की निकाल के दो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2-2 मार्क्स वाले आपको पूछे जा सकते थे, हमने आपके साथ ये डिस्कस किया। तो बेटा इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, इनको